नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुदेश और आप देख रहे हैं सुरों की आराधना स्वराधना। आज हमने चर्चा के लिए एक ऐसा विषय चुना है जो हर किसी के दिल के करीब का विषय है। जैसा कि कोई व्यक्ति संगीत सीख रहा है तो उसके मन में मतलब संगीत सीखना शुरू करता है या फिर संगीत सीखना चाहता है तो उसके मन में कई सारे सवाल होते हैं संगीत से जुड़े हुए। तो वो जो संगीत से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का ये जो वीडियो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर आप संगीत सीख रहे हैं या फिर संगीत सीखना चाहते हैं या फिर संगीत नहीं भी सीख रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला सवाल, जब हम गाना सीखना शुरू करते हैं या फिर गाना सीखने के लिए गुरुजी के पास जाते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे दिल में ये होता है कि आज तक मैंने कई मतलब किधर भी गाना गाया नहीं है, स्टेज शो पे या फिर ऐसा, तो मैं क्या गाना गा सकती हूँ या फिर गाना गा सकता हूँ। तो इस सवाल का जवाब होगा जी हाँ, आप ज़रूर गाना गा सकते हैं। मतलब दुनिया में हर कोई बोलने वाला व्यक्ति, मतलब जो बोल सकता है वो हर व्यक्ति गाना गा सकता है। इसके लिए बस आपको चाहिए एक सच्ची लगन और सच्ची निष्ठा होनी चाहिए गाने के प्रति, तो आप ज़रूर गाना सीख सकते हैं। ओके, तो मतलब जब भी मैं गाना सीखने के लिए गया था तो प्रेरणा हमें बहुत सारी जगहों से मिलती है। जैसे कि हम रियलिटी शो देखते हैं, बॉलीवुड के गाने सुनते हैं, भजन सुनते हैं, तो इन सभी से प्रेरणा मिलके हमें गाना सीखने की इच्छा उत्पन्न होती है और हम सोचते हैं यार मुझे भी काश ये गाना, मतलब ऐसा गाना गाना आ जाए। तो आप भी ज़रूर गा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ढेर सारे परिश्रम करने की ज़रूरत है, एक अच्छे गुरुजी मिलने की ज़रूरत है और गुरुजी के प्रति अच्छी निष्ठा, सच्ची लगन से अपना रियाज़ करना वगैरह, ये सब चीज़ें अगर करेंगे तो आप ज़रूर गाना सीख सकते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल होता है, अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप संगीत सीख सकते हैं तो आप बोलेगी चलो अभी मुझे भी संगीत सीखना है। तो मैं मतलब गुरुजी पूछते हैं कि क्या सीखना है। जैसे कि मुझे भी ये सवाल पूछा गया था कि क्या सीखना चाहोगे। मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था कि क्या सीखना चाहोगे, तो मैंने बोला क्या सीखना, मतलब मुझे गाना सीखना है। जैसे कि बॉलीवुड का गाना अगर हम सुनते हैं तो वो अच्छा गाना सीखना है। तो गुरुजी बोले देखो कि संगीत में दो प्रकार होते हैं, जैसे कि सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत। मुझे तो पता भी नहीं था, जब मैं सीखना शुरू किया तो शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत ऐसे दो कुछ टाइप होते हैं वगैरह। तो गुरुजी ने कहा कि शास्त्रीय संगीत में रागदारी वगैरह ये सब आता है और सुगम संगीत में जैसे कि गज़ल, भजन, बॉलीवुड के गीत, ये सब गीत प्रकार सुगम संगीत में आते हैं। तो मैंने सोचा कि फिर सुगम संगीत ही सीखना बेटर रहेगा। तो मैंने मतलब गुरुजी से ये पूछा कि इन दोनों में से क्या सीखना बेटर रहेगा कि जिससे मैं गाना गा सकूँ अच्छे से। तो वो बोले कि अगर तुम शास्त्रीय संगीत सीखोगे तो तुम्हें सुगम संगीत भी गाना आएगा और शास्त्रीय संगीत भी गाना आएगा। और वैसे भी सुगम संगीत का जो बेस है वो शास्त्रीय संगीत ही है। मतलब शास्त्रीय संगीत से ही जाके आगे आप सुगम संगीत में अच्छी मतलब गायकी ला सकते हो। शास्त्रीय संगीत की तालीम से ही सुगम संगीत आपका अच्छे से डेवलप हो सकता है। इसलिए मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप शास्त्रीय संगीत सीखें, भले ही आप सुगम संगीत सीखना चाहते हो, गज़ल सीखना चाहते हो, मतलब बॉलीवुड के गीत सीखना चाहते हो, भजन सीखना चाहते हो, फिर भी आप अगर शास्त्रीय संगीत सीखोगे तो उससे अगर आप होके जाओगे तो आपको सुगम संगीत गाने में आसानी। तीसरा जो सवाल है, ये सवाल हर व्यक्ति पूछता है। मतलब ये जो सवाल है ये है, अगर आज से हमने संगीत सीखना शुरू किया तो ये कितने दिन में आएगा। मतलब आपका, या फिर आज के हिसाब से अगर पूछा जाए तो आपका संगीत का कोर्स कितने दिनों का है। ये सवाल मुझे हर व्यक्ति जब ये क्लास शुरू मतलब करते हैं तो हर व्यक्ति ये पूछता है। और जब मैं भी संगीत सीखने के लिए गया था गुरुजी के पास तो मेरे मन में भी ये सवाल था और मैंने भी शायद गुरुजी से ये सवाल पूछा था। तो इसका जवाब आज तक ना कोई दे पाया है और आगे भी ना कोई दे पाएगा कि आप कितने दिन में संगीत सीखोगे। ये तो आप पे निर्भर करता है कि आप कितना रियाज़ करते हैं, आप अपने कला के लिए कितना टाइम निकाल पाते हैं, उस पे निर्भर करेगा कि आप कितने दिन में सीखेंगे, है ना। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसा बहुत बार होता है कि दो व्यक्ति मेरे पास एक साथ क्लास लगाते हैं,
एक ही दिन में एक ही साथ दोनों जीरो लेवल पे हैं, ऐसा सोचिए कि दोनों को भी संगीत के बारे में कुछ मालूम नहीं है, लेकिन दोनों में से एक को संगीत के प्रति ज़्यादा लगाव है, दूसरे को थोड़ा सा कम है उससे। तो दोनों को भी मैंने कुछ सिखाना शुरू किया, तो जो दूसरा व्यक्ति है जिसको थोड़ा सा लगाव कम है वो थोड़ा थोड़ा पीछे रहता है, वो क्योंकि वो घर जाके थोड़ा सा रियाज में कम रहता है। दूसरा जो व्यक्ति है जिसको लगाव है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करके ज़्यादा जल्दी अचीव करता है। और बाद में क्या होता है कि वो मतलब सोचने लगते हैं, अरे यार ये तो बहुत ज़्यादा आगे निकल गया और मैं पीछे रह गया, और वो क्विट कर देता है। ये जो चीज़ है वो आप पे निर्भर करती है कि आप कितना रियाज करते हैं, आप कितना समय दे पाते हैं संगीत के लिए, उस पर निर्भर करेगा कि आप कितने दिन में सीखेंगे। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए तो अगर आप हर दिन 2 घंटे का रियाज करें, हर दिन मतलब सुबह शाम आप खुद के लिए रियाज के लिए 2 घंटे का समय अगर आप निकाल पाए, तो आप 4-5 सालों में एक ऐसे मुकाम तक आ सकते हैं कि मतलब आपको संगीत क्या होता है वो आपको समझना मतलब शुरू हो जाएगा। मतलब संगीत कैसा सुनना है, क्या मतलब उसकी जो बारीकियां हैं वो मतलब वो जानने में आपको करीबन 4-5 सालों तक तो कम से कम गाना सीखना पड़ता ही है। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आप आज आपने क्लास लगा लिया और दूसरे दिन आप अच्छे सिंगर बन गए, ऐसा तो नहीं होगा। मतलब कुछ महीनों की भी बात नहीं, इसको ढेरों मतलब कई साल लगते हैं संगीत सीखने के लिए। तो ये तो सरासर आप पे निर्भर करेगा कि आप कितने। चौथा सवाल है, क्या संगीत सीखने के लिए हारमोनियम सीखना ज़रूरी है? तो इसका जवाब फिलहाल के वक्त में इसका जवाब है हाँ, कि आपको अगर आप संगीत सीख रहे हैं तो आपको हारमोनियम सीखना भी ज़रूरी है। क्योंकि आज तो गुरुकुल पद्धति है नहीं कि हम हर रोज़ जाके गुरुजी के पास बैठें और गुरुजी के सामने हर रोज़ रियाज करें। ऐसा तो मतलब बहुत ही कम दिखाई देता है आज के समय में। तो मतलब हमें हर वक्त क्लियर करने वाला कोई नहीं है कि आपके सुर सही लग रहे हैं या फिर गलत लग रहे हैं, ये क्लियर करने वाला हमारा मतलब कोई नहीं होता है। तो बिगिनर लेवल पे आप मतलब आपके गुरुजी और आपके हारमोनियम, ये दोनों ही आपके गुरुजी के तौर पर काम करते हैं। जैसे कि अगर आपको गुरुजी ने कुछ अलंकार दिया, जैसे कि सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नि ध नि सा, ऐसा अलंकार दे दिया गुरुजी ने, तो ये अलंकार अगर आपको घर पे जाके करना है तो ये सुर लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं, ये आपको हारमोनियम बताएगा। पहले तो बिगिनर लेवल पे आपको हारमोनियम के साथ रियाज करना पड़ेगा। इन अलंकारों को, ये जो अलंकार या फिर पलटे हैं, इनको आपको गले पे चढ़ाना पड़ेगा। और ये वक्त मतलब ये जो रियाज आप करते हैं, वो रियाज करते वक्त हारमोनियम भी अगर आप बजा रहे हैं तो भी तानपुरा चलना ज़रूरी है। क्योंकि बाद में अगर आप हारमोनियम बंद भी कर देंगे तो भी आप तानपुरे के साथ धीरे धीरे गाना सीख जाएंगे। मतलब जब भी आप रियाज कर रहे हैं, अगर आप हारमोनियम के साथ भी रियाज कर रहे हैं तो भी आपको तानपुरा जो शास्त्रीय संगीत का बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, और मेरे ख्याल से जिसको हम परिपूर्ण इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, कि जिससे सभी 12 सुरों की मतलब 12 सुरों की उत्पत्ति अच्छे से होती है, वो है ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये तानपुरा है। तो ये आपके हारमोनियम या फिर रियाज के साथ चलना भी उतना ही ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से तो है कि आपको हारमोनियम बिगिनर लेवल पे सीखना या फिर गाने के लिए हारमोनियम का होना। 5वां सवाल है, क्या संगीत की परीक्षाएं देना ज़रूरी है या फिर हम बिना संगीत की परीक्षाएं दिए गाना सीख सकते हैं क्या? तो आप ज़रूर बिना संगीत की परीक्षाएं दिए भी गाना सीख सकते हैं। लेकिन जैसा कि अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय जो है उनकी परीक्षाएं होती है, तो परीक्षाएं देने से क्या होता है कि आपको एक थ्योरेटिकल ज्ञान, जो संगीत का थ्योरेटिकल ज्ञान है वो अच्छे से आ जाता है। लिपि पद्धतियाँ क्या है, भातखंडे लिपि का अभ्यास कैसा किया जाता है, या फिर पलुस्कर लिपि का अभ्यास, वो स्वर लेखन कैसे निकालते हैं, कोमल सुरों को या फिर तीव्र सुरों को कैसे चिन्ह होते हैं, उसको ताल में कैसे निबद्ध किया जाता है, ऐसी सभी जानकारी आपको परीक्षाओं के माध्यम से अच्छे से आएगी। क्योंकि आपको जज किया जाता है कि आपने जो लिखा है, आपने जो गाया है,
उसके लिए परीक्षण किया जाता है। इसलिए मेरे ख्याल से तो संगीत की परीक्षाएं देनी चाहिए। और स्टेप बाय स्टेप अगर आप संगीत की परीक्षाएं देंगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको मतलब आपको एक डिग्री भी मिल जाती है संगीत की परीक्षाएं देने से। और दूसरी चीज़ है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जैसे कि 4 लोगों के सामने अगर पेशकश देनी है कुछ तो क्या करना चाहिए, क्या कैसा गाना चाहिए वगैरह। तो और दूसरी चीज़ है कि संगीत की परीक्षाएं अगर आप संगीत सीख ही रहे हैं तो संगीत की परीक्षाएं देने में हर्ज तो कुछ है ही नहीं। मतलब जैसे कि इससे आपको नुकसान तो कुछ नहीं होगा, तो संगीत की परीक्षाएं देने में हर्ज नहीं है मेरे हिसाब से। इसलिए आपको संगीत की परीक्षाएं देना भी मेरे हिसाब से तो ज़रूरी है। और आपके सामने एक टास्क होता है कि चलो 1 साल में मुझे इतने सारे राग करने हैं, इतनी सारी तानें करनी है, ध्रुपद भी करना है, धमार भी करना है। उसमें काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि ताल की दुगुन करनी है, तिगुन करनी है, चौगुन करनी है, हाथ से ताली खाली दिखानी है। ये सब चीज़ें आपको परीक्षाओं के माध्यम से पता चलती है। इसलिए मेरे ख्याल से तो आपको परीक्षाएं देना भी। रियाज के लिए कौन कौन से वाद्य होना ज़रूरी है हमारे पास? अगर हमने संगीत का क्लास ज्वाइन किया है तो हमारे पास कौन कौन से वाद्य होना ज़रूरी है? तो सबसे पहले आपके पास, अगर आप बिगिनर लेवल पे गाना सीख रहे हैं तो आपके पास हारमोनियम का होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपके पास तानपुरा भी होना चाहिए। फिर चाहे पहले तो बिगिनर लेवल पे आपके पास ये मतलब मैनुअल तानपुरा नहीं होगा, तो आपके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है, मतलब अभी तानपुरे के कई सारे ऐप भी आते हैं, जैसे कि ड्रॉइड तानपुरा हो गया, आई शाला हो गया, आई तबला प्रो हो गया। बहुत सारे ऐप है जिसमें तानपुरा बजता रहता है। तानपुरा मतलब अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं ये तानपुरे का साउंड है। तो तानपुरा, हारमोनियम और एक कोई भी रिदम के लिए कोई भी एक ऐप या फिर कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट रिदम जिससे हमारा ताल पक्का हो जाए, ये 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो हारमोनियम तो होनी चाहिए, तानपुरा स्वर के लिए पीछे होना चाहिए, और रिदम के लिए मेट्रोनोम करके एक ऐप आता है जिससे जैसे कि टिक टिक ऐसे बस चीज़ ऐसे ही बजते रहती है। इसके साथ अगर आप रियाज करेंगे तो आपको मतलब ताल की अच्छी से जानकारी होगी। और अगर आप पहले दिन से ही ताल के साथ अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बाद में आपको कोई गाना गाने में या फिर कोई बंदिश गाने में ताल के साथ गाने में कोई दिक्कत ज़्यादा होगी नहीं। इसलिए अगर आप जो अलंकार या फिर पलटे भी कर रहे हैं तो वो ताल के साथ होना ज़रूरी है। इसलिए आपको बिगिनर लेवल पे हारमोनियम, एक रिदम का इंस्ट्रूमेंट और तानपुरा, इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी। 7वां सवाल है, क्या हम मोबाइल ऐप में जो हारमोनियम आता है उससे हारमोनियम सीख सकते हैं या फिर उस हारमोनियम पे हम बजा के गाना गा सकते हैं क्या? तो ये जो चीज़ है, जैसे कि बिगिनर लेवल पे मैंने आपको बताया कि आपको हारमोनियम होना ज़रूरी है और उसके साथ रियाज करना बिगिनर लेवल पे चाहिए। तो आप बोलेंगे कि हारमोनियम तो हमारे पास है नहीं, इसलिए अगर हमने, जैसे कि आपने ड्रॉइड का एक ऐप बता दिया, ड्रॉइड तानपुरा का एक ऐप बता दिया और मेट्रोनोम का ऐप बता दिया, वैसे हारमोनियम का भी ऐप आता है, तो उससे अगर हम हारमोनियम बजाए तो, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें कीज़ बहुत छोटी होती है। अगर आपका मोबाइल छोटा है, उस पर स्क्रीन इतनी छोटी है, तो उसमें इतने सारे कीज़ अगर दबाएंगे तो उसको आपको फिजिकली तो वो मतलब बटन दबाने का कुछ एहसास नहीं होगा उससे। और दूसरी चीज़ की उस पर आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते मेरे ख्याल से मोबाइल के हारमोनियम पे, जैसे कि बहुत ज़्यादा कन सुर बजाना या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट हारमोनियम बजाना, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते। अगर यही चीज़ है तो मैं आपको एक रिकमेंड करूँगा कि जैसे कि मैंने लेसन नंबर 10 में आपको बताया है कि कैसियो कंपनी का SA46 या SA47, ये जो 2 कीबोर्ड आते हैं, करीबन 2000 रुपये तक ये कीबोर्ड है। ये कीबोर्ड आप लीजिए और उन पे प्रैक्टिस कीजिए। मतलब अगर आप ये मोबाइल ऐप पर अगर हारमोनियम बजाना चाहते हैं तो उस पर आप बस प्राइमरी लेवल तक ही बजा पाओगे, जैसे कि थोड़ी बहुत जिंगल्स वगैरह वगैरह ये सब बजा पाओगे। मेरे एक दोस्त थे गणेश सर करके, तो वो मतलब मैं जब स्कूल में था तो जब भी हमको ऐसा खाली वक्त मिलता था तो वो मोबाइल का वो हारमोनियम का ऐप लेकर बैठते थे और बोलते थे कि गुरुजी कुछ सिखाओ। तो हम ऐसे कुछ थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहे थे। तो ऐसे करते करते वो अभी एक ऐसे स्टेज पर है कि वो खुद से धुन मोबाइल पे ही ढूंढ के निकाल सकते हैं, लेकिन उस पर वो बजाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप मोबाइल ऐप के हारमोनियम पर ना ही सीखें, मतलब तो बेहतर रहेगा।
वो आपको बस थोड़ा सा टाइम पास, या फिर अगर आप किधर बाहर घूम रहे हैं तो आपको बस थोड़ा बहुत सुर वगैरह पक्का करने के लिए, या फिर गाना कोई अगर सुन रहे हैं तो ये गाना किस स्केल में है वगैरह, ये सब ढूंढने के लिए वो हारमोनियम का ऐप अच्छा है, लेकिन उस पे आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है। हमें खुद गाना कब ढूंढने आएगा, जैसे कि अगर आपने क्लास ज्वाइन किया और 2-3 महीने से अगर आप कर रहे हैं, लगातार गाने वगैरह बजा रहे हैं, मैं कुछ नोटेशन वगैरह आपको दे रहा हूँ, या फिर कोई भी आपके जो गुरुजी है वो आपको नोटेशन दे रहे हैं और वो नोटेशन देखकर आप बजा रहे हैं, लेकिन आपको उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये हमको खुद से आना चाहिए। मतलब अगर कोई गाना, नया गाना हम सुनते हैं तो वो तुरंत बजाने को आना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि शास्त्रीय संगीत में या फिर पूरे विश्व में जो कुछ भी संगीत है वो केवल 12 सुरों में बंधा हुआ है, जैसे कि 7 शुद्ध स्वर, 4 कोमल स्वर और 1 तीव्र स्वर। ये तो मैंने आपको बताया है कि ये केवल 12 सुर होते हैं, जैसे कि 7 शुद्ध स्वर सा रे ग म प ध नि, रे ग ध नि, ये 4 स्वर कोमल होते हैं और म ये 1 तीव्र स्वर होता है। तो ये जो कुल मिला के 12 सुर हैं, इन्हीं 12 सुरों में गाना बनता है। तो आपको कोई भी गाना ढूंढने के लिए सबसे पहले तो इन 12 सुरों की सही से पहचान होना ज़रूरी है। इनका पिचिंग लेवल, इनका एक दूसरे से अंतर कितना है, वो सब आपको समझना ज़रूरी होगा, तभी जाके आप कोई गाना ढूंढ सकेंगे। और दूसरी एक चीज़ कि अगर आप कोई गाना ढूंढना चाहते हैं तो आपको वो गाना बहुत ज़्यादा बार सुनना चाहिए, बहुत ज़्यादा बार सुनना चाहिए, तब जाके वो गाना आप अच्छे से ढूंढ सकोगे। ये जो चीज़ है कि गाना कब ढूंढने को आएगा या फिर गाने की सरगम कब निकालने आएंगे, ये चीज़ थोड़ी सी बाद वाली चीज़ है। ये जो चीज़ है वो काफ़ी सारे लोगों को बहुत जल्दी हासिल हो जाती है। कई सारे लोगों को 2-3 साल लग जाते हैं, कई सारे लोग तो बहुत सालों तक सीखते हैं, लेकिन वैसे ही सीखते रहते हैं, जैसे कि गुरुजी कुछ नोटेशन देंगे तो हम बजाएंगे, क्योंकि वो खुद से कुछ प्रयास ही नहीं करते कि गाना ढूंढे। या फिर पहले तो गलतियां बहुत सारी होती है, लेकिन अगर आप प्रयास करते रहेंगे तो आप ज़रूर एक ना एक दिन खुद से गाना ढूंढना सीख सकेंगे। अगर आप मुझसे पूछे तो मैंने जब गुरुजी के पास संगीत का क्लास लगाया था तो मेरे पास हारमोनियम नहीं थी, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय गुरुजी के साथ संगीत विद्यालय पर बिताता था। तो करीबन 6-7 महीने में मुझे सुरों का अच्छे से ज्ञान हो गया था कि जैसे कि कोई अगर गाना सुनूं तो उसको तुरंत बजाना, या फिर बजाने के वक्त पहले बजाने के वक्त तो हमें कन सुर वगैरह नहीं मतलब पता नहीं होते कि कैसे बजानी है वगैरह। पहले तो हम एकदम ऐसा मतलब सीधा साधा बजा लेते हैं हारमोनियम। सीधा साधा मतलब जैसे कि उसमें कुछ बारीकियां नहीं होती है, बस सीधा हारमोनियम बजा लेते हैं। तो धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें आपको आएगी, लेकिन इसमें जो खोजना है या फिर गाने के नोटेशन है, ये खोजने के लिए आपको सबसे पहले तो अलंकार या जो पलटे हम पहले बेसिक लेवल पर सीखते हैं उनका बहुत ज़्यादा रियाज करना पड़ता है, तभी जाके ये चीज़ें। नौवां सवाल है, क्लासिकल संगीत का मॉडिफिकेशन हम सुगम संगीत में कैसे करें। मतलब अगर हम शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं, जैसे कि शास्त्रीय संगीत ये ज़्यादा ओपन थ्रोटेड सिंगिंग होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे कि इसमें ज़्यादा ये जो है या फिर जो सरगमे वगैरह होती है ये ज़्यादा से ज़्यादा ओपन थ्रोटेड गाया जाता है। मतलब तो इस प्रकार इसको ज़्यादा आकार में गाया जाता है। और सुगम संगीत के लिए ये जो चीज़ है ये कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जैसे कि कोई क्लासिकल सिंगर अगर कोई सुगम गीत गाता है तो उसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है, क्योंकि क्या होता है कि शास्त्रीय संगीत में शास्त्रीय संगीत गाने वाला व्यक्ति हीरो होता है। हीरो मतलब वो खुद उसका क्रिएटर होता है, जो कोई भी राग वगैरह वो गा रहा है तो वो खुद उसका क्रिएटर होता है। और सुगम संगीत में वैसा नहीं होता है। इसमें सुगम संगीत में जो कंपोज करता है, जो गाने की धुन बनाता है, वो क्रिएटर होता है। और जब वो गाना अगर हम गा रहे हैं तो उस धुन को
हम ज़्यादा मतलब इधर उधर नहीं कर सकते, उस धुन को हमको वैसे के वैसे ही गाना होता है ना। जैसे कि अगर कोई गाना हमने ले लिया, जैसे कि हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, ये गाना ले लिया, अगर हमने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया कि हर घड़ी बदल रही है, अगर ऐसा कुछ कर दिया तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। मतलब क्या हो गया कि शास्त्रीय संगीत का जो मॉडिफिकेशन है वो मैंने उसमें कर दिया, तो ये जो चीज़ें हैं ये कभी कभार सुगम संगीत के लिए हानि भी पहुंचाती है। तो आपको क्या करना होता है कि सुगम के लिए क्या चीज़, मतलब शास्त्रीय संगीत से जुड़ी कौन सी चीज़ सुगम जो गाना आप गा रहे हैं उसके लिए कौन सी चीज़ सूट करेगी। जनरली आपको क्या करना होता है कि सुगम संगीत में जो धुन बनाई है उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। आप बस उसमें कुछ बारीक हरकतें वगैरह कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिससे उस कंपोजिशन को जो सुगम संगीत का जो कंपोजिशन है उसको मतलब ठेस ना पहुँचे, इसका आपको ध्यान रखना होता है। तो ये जो है कि शास्त्रीय संगीत का आपको सुगम संगीत के लिए काफ़ी सारा फ़ायदा होता है अगर शास्त्रीय संगीत का अगर आप रियाज़ करें। जो कोई भी आप बॉलीवुड के सिंगर आप देख रहे हैं अभी, जैसे कि श्रेया घोषाल जी हुई, सोनू निगम जी, अरिजीत सिंह, ये सभी जो बड़े सिंगर हैं, शान हुए, हरिहरन जी हुए, कविता कृष्णमूर्ति, ये सभी लोग शास्त्रीय संगीत का रियाज़ बहुत ज़्यादा करते हैं और फिर उसका मॉडिफिकेशन वो सुगम संगीत में करते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है वो आपको धीरे धीरे करके आ जाएगी। तो ये जो 9वां सवाल है ये भी काफ़ी आगे का सवाल है, लेकिन ये पूछा जाता है बिगिनर लेवल पे। अगर हम जैसे कि पलटे देते हैं तो इन पलटों का इस्तेमाल गानों में कैसे करना है वो आप धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पहले ही दिन अगर आप सोचोगे कि यहाँ तक कैसे जाएंगे, आप धीरे धीरे स्टेप वाइज वहाँ तक ज़रूर जाएंगे। अगर आप पहले मतलब पहली कक्षा के बच्चे को अगर हम 10वीं कक्षा का सवाल दें या फिर, तो वो सॉल्व नहीं कर सकेगा। पहले तो उसको दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं ऐसे सभी कक्षाओं के पार करके जब वो 10th को जाएगा तब उसको वो सवाल उतना मुश्किल नहीं लगेगा जितना वो बिगिनर लेवल पे लगता है। तो ये भी चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए। 10वां सवाल है, हम केवल तानपुरे के आधार पर कैसे गाएं। मतलब अगर हमने तानपुरा लगा दिया है तो उसके आधार पर हम कैसे गाएं। जैसे कि तानपुरा चल रहा है प प म ग म प ध प नि ध प ध म प ग म प सा नि ध प ध म प ग म प म ग रे सा नि सा। तो ये हो गया कि मैंने ऐसे रैंडमली कुछ सरगमे गाई हैं। तो ये जो सरगमे हैं ये हम केवल तानपुरे के आधार पर कैसे गाएं, क्योंकि ये जो सरगमे अभी मैंने गाई ये कभी कभार ऐसा भी होता है कि तानपुरे के आधार तानपुरा हम लगाते हैं और ये सरगमे बेसुरी मतलब बेसुरी हो जाती है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही कहा कि आपको पहले तो बिगिनर लेवल पे आपको हारमोनियम के साथ इन अलंकारों का या फिर आपको जो कुछ भी सिखाया जा रहा है उसका रियाज आपको पहले तो हारमोनियम के साथ करना ज़रूरी है। और जब भी आप हारमोनियम के साथ रियाज कर रहे हैं तो आपके बैकग्राउंड में जब आप रियाज कर रहे हैं तो आपको तानपुरे का आवाज़ ज़्यादा सुनाई देना चाहिए, ना कि हारमोनियम का। हारमोनियम आपको बस आपके सुर पक्के लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे हैं उतना देखने के लिए आपको हारमोनियम की ज़रूरत होगी, लेकिन आपको तानपुरे का आवाज़ अच्छे से आना चाहिए। कभी कभार आप ऐसा हारमोनियम बजाते बजाते रुक के वो अलंकार बस तानपुरे के माध्यम से गाइए, मतलब तानपुरे का आधार लेकर गाइए। जैसे कि अगर आप सारे ग रे ग म प ये अलंकार अगर आप प्ले कर रहे हैं और बजा रहे हैं हारमोनियम के साथ, तो हारमोनियम बीच में आप रोक के भी वैसे बस तानपुरे का आधार लेकर तानपुरा सुनकर अच्छे से वैसे उसके साथ गा के देखिए कि जिधर हमारा सुर नहीं लग रहा है तो वो वापिस हारमोनियम का वो जो शायद आपका प नहीं लग रहा है तो आप प दबा के देखिए कि वो सही लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। तो पहले तो आपको हारमोनियम के साथ रियाज करना पड़ेगा। जब भी आप हारमोनियम के साथ रियाज कर रहे हैं तब तानपुरे का चलना भी ज़रूरी है और धीरे धीरे करके हारमोनियम का साउंड कम करके आप बस तानपुरे के आधार पर गा सकते हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। जैसे कि 12 सुर ही है मैंने कहा कि, और तानपुरे के माध्यम से आप इन सभी सुरों को अच्छे से गा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको भैरव वगैरह राग गाना है तो जैसे कि बस तानपुरा चल रहा है
तो सा रे ग म प ग म द नी सा नी द प म प ग म रे सा। तो इसमें रे और ध ये जो दो सुर है ये कोमल हो गए। तो ये जो सुर है मतलब तानपुरे से जैसे कि 2200 श्रुतियों की उत्पत्ति होती है। ये जो 22 श्रुतियाँ वगैरह है ये आपको धीरे धीरे करके समझ में आ जाएगा। इसका पहले ही मतलब टेंशन लेने की कुछ ज़रूरत नहीं। स्टेप बाय स्टेप आप ये सभी चीज़ें आसानी से सीखते जाते हैं और धीरे धीरे करके आप ज़रूर तानपुरे के केवल तानपुरे के आधार पर ज़रूर गा सकते हैं। 11वां सवाल है, क्या हम केवल यूट्यूब के माध्यम से संगीत सीख सकते हैं? तो अभी आप बोलेंगे कि इसका जवाब सर क्या देंगे, क्योंकि क्या होता है कि मैं ही आपको बोलता रहता हूँ कि आप मेरे YouTube के वीडियो देखिए, धीरे धीरे करके आप संगीत सीख जाएंगे। तो ये जो चीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि आपको क्या करना होता है कि आपको सही गलत की पहचान होना ज़रूरी होता है। YouTube के माध्यम से अगर आप संगीत सीख रहे हैं तो आप जो कुछ भी चीज़ें उसको देखकर सीख रहे हैं वो चीज़ें सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं वो आपको पता नहीं होता है बिगिनर लेवल पे। इसलिए मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छे गुरुजी के मतलब ढूंढिए और उनके पास जाके उनकी शरण में जाके आप संगीत सीखिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम गुरुजी के सामने बैठकर गाएं तो वो आपको सही तरीका बताएंगे गाने का कि आपका मतलब सुरों का लगाव सही है या फिर आपकी सरगम में कुछ गलत हो रही है। अगर आप बंदिश के कुछ शब्द अच्छे नहीं गा रहे तो वो हर वक्त आपको क्लियर करते रहेंगे। जैसा कि अगर मैंने आपको कुछ चीज़ सिखाई और आप घर पे उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर वो जो कुछ मैंने आपको सिखाया है वो आप बजा रहे हैं, तो वो आप सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं ये आपको बताने वाला कोई नहीं है घर पे। तो इसलिए क्या होता है कि अगर आप गलत चीज़ों का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। तो इसलिए मैं तो रेकमेंड करूँगा कि आप एक अच्छे गुरुजी ढूंढिए और उनके पास पहले तो बिगिनर लेवल पे अच्छे से सीखिए। जब आप 10-12 साल उनके पास मतलब बिगिनर लेवल पे सीखेंगे तब जाके आपको क्या होगा कि YouTube के माध्यम से थोड़ा बहुत आपको सही गलत की पहचान होगी और आप YouTube के माध्यम से भी संगीत सीख सकेंगे। लेकिन मेरा ख्याल तो है कि आपको जीवन भर गुरुजी का आशीष होना, गुरुजी का आशीर्वाद होना ये ज़रूरी चीज़ है। आपको गुरुजी के आशीर्वाद के बिना ये जो संगीत ये विद्या है वो नहीं मिल सकती, क्योंकि ये जो संगीत विद्या है ये गुरुमुखी विद्या इसको कहा जाता है, क्योंकि गुरु के सामने बैठकर सीखी जाने वाली विद्या है ये। तो आप ये एक और चीज़ है कि इसमें आप बहुत सारे लोगों को सुनते होंगे कि वो भीमसेन जी को फॉलो करते हैं या फिर उस्ताद आमिर खान साहब को फॉलो करते हैं, सलामत अली जी, नज़ाकत अली जी को फॉलो करते हैं। तो ये उनको फॉलो करना मतलब उनकी गायकी को सुनकर उसको अपनी गायकी में इस्तेमाल करना, ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी देर बाद आती है। अगर उदाहरण के तौर पर देना चाहूँ तो जैसे कि राहुल जी देशपांडे है, तो उनके दादाजी यानी पंडित वसंतराव जी देशपांडे, उनका साथ राहुल जी को थोड़ा कम मिला, यानी बचपन में वो अपने दादाजी के साथ सीखते थे। लेकिन अगर आज आप उनकी गायकी सुने तो वो मतलब अपने दादाजी को काफ़ी फॉलो करते हैं। तो क्या होता है कि उनके जो पुराने कैसेट्स है, उनकी जो रिकॉर्डिंग्स है, उनको सुन के वो जो गाना गा रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी गायकी में। तो ये जो चीज़ें हैं वो काफ़ी बाद की चीज़ें हैं कि आपको पहले तो सभी 12 सुरों पे अच्छे से कमांड होना, उसके बाद संगीत के प्रति ज़्यादा चिंतन वगैरह करना, ज़्यादा उसकी मतलब रीडिंग करना, संगीत के अनेक जो ग्रंथ है उसकी रीडिंग करना, ये सभी चीज़ें जब आप करेंगे तो आपको संगीत के बारे में अच्छी सी जानकारी होगी और तब जाके आप YouTube के माध्यम से संगीत सीख सकेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आप एक अच्छे गुरुजी, पहले बिगिनर लेवल पे तो एक अच्छे गुरुजी ढूंढिए और उनके पास जाके संगीत सीखिए। कि हमें हर दिन कितने घंटे रियाज करना चाहिए? तो इसका जवाब है आप बिना थके, बिना बोर हुए और बिना गले को ज़्यादा तकलीफ दिए जितना कर सके उतना रियाज आप कर सकते हैं। मैक्सिमम जितना कर सके उतना। तो इसमें तीनों चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि बिना थके, मतलब अगर आपको थकान आ रही है तो आपको रियाज बंद करना है, या फिर आप बोर हो रहे हैं तभी भी आपको रियाज बंद करना है, या फिर आप
आपके गले को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है तो भी आपको रियाज रुकाना है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं फिर भी आप पूरे दिन में 4 घंटे ये तीनों चीज़ें ना होते हुए भी आप 4 घंटे आसानी से रियाज कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो जैसे कि बुज़ुर्ग लोग कहते हैं, जैसे कि भीमसेन जी अपने एक इंटरव्यू में कहते थे कि हम 17-18 घंटे रियाज करते थे दिन भर में। मतलब देखिए दिन के घंटे तो 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटों में से वो 18 घंटे अगर गाएंगे तो मेरे ख्याल से ये फिजिकली तो इम्पॉसिबल चीज़ है, क्योंकि अगर 18 घंटे वो गाएंगे तो वोकल कॉर्ड में इतना ज़्यादा स्ट्रेन आएगा कि वो गा नहीं पाएंगे वो चीज़ें। तो 18 घंटे रियाज का मतलब ऐसा नहीं कि आप फिजिकली 18 घंटे रियाज करेंगे, फिजिकली वो करीबन 10 से 12 घंटे रियाज करते होंगे, लेकिन ये जो 18 घंटे का जो रियाज है इसमें मतलब बंदिशें बनाना, कुछ गुरुजी के पास से गुरुजी का गाना सीखना, मतलब 18 घंटे का जो समय है दिन भर का वो संगीत में ही बिताते थे। मैं तो ऐसा कहूँगा कि ये जो लोग बोलते हैं कि हम 18 घंटे रियाज करते हैं, मैं तो कहूँगा कि वो 24 घंटे रियाज करते हैं, क्योंकि वो सोते हुए भी बस संगीत के बारे में ही सोचते हैं। ऐसी चीज़ है। तो क्या है कि आप एक शेड्यूल बना लो कि रियाज के लिए मैं सुबह कितना रियाज करूँ, अगर आपको दोपहर में भी टाइम मिलता है तो दोपहर में कितना रियाज करूँ, और शाम को टाइम मिलता है तो शाम को कितना रियाज करूँ। अगर ये आप एक शेड्यूल बना ले तो एक आप अच्छा रियाज का टाइमिंग बनाकर अच्छे से रियाज कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात, ऐसे 3-4 टाइम आप रियाज कर सकते हैं। जैसे कि ये सब बुज़ुर्ग लोग सुबह पहले उठकर रियाज करते थे, उसके बाद नहाना और नाश्ता वगैरह होने के बाद वापस दोपहर को रियाज करते थे, दोपहर को थोड़ा सा आराम करके वापस शाम को रियाज करते थे, शाम का खाना होने के बाद सोने से पहले वापस रियाज करते थे। तो ऐसे 4 स्लॉट में वो रियाज करते थे, इसलिए वो इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गए हैं। तो मेरे ख्याल से दिन में कितने घंटे रियाज करना चाहिए, इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि आप बिना थके, बिना बोर हुए और बिना गले को ज़्यादा तकलीफ दिए जितना कर सके उतना रियाज आप दिन भर में कर सकते हैं। कुछ संगीत से जुड़े सवाल, लेकिन एक अच्छा कलाकार होने के लिए भी कुछ चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक अच्छा कलाकार होने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना है या फिर कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है वो एक बार देख लेते हैं। तो गाना सीखने के लिए सबसे पहली अहम चीज़ है कि गाना सीखने के लिए आपको तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि यार मुझे गाना सीखना है, या फिर आपको गाने के प्रति इतना लगाव होना चाहिए कि जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि एक भी दिन वो गाना सीख नहीं रहे, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि उन्होंने गाना सुना नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो वो एक सच्चे साधक है गाने के। तो ऐसे सभी लोग गाना सीख सकते हैं, मतलब उनको अंदर से गाने के लिए बहुत प्यार है और तीव्र इच्छा है, ऐसे लोग गाना सीख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको इच्छा हुई है गाना सीखने की तो सबसे अहम चीज़ है ये दूसरी चीज़ कि आपको एक अच्छे गुरुजी ढूंढने हैं। एक अच्छे गुरुजी का मिलना आपकी अच्छे कलाकार होने के लिए सेकंड स्टेप है कि जब आप गुरुजी के पास जाएंगे तो गुरुजी का शिष्यत्व लेंगे और गुरुजी जो कुछ भी आपको चीज़ें सिखा रहे हैं उनको आप धीरे धीरे करके मतलब वो सीखते जाएंगे। तो ये जो चीज़ है वो एक अच्छा कलाकार बनने के लिए बहुत ही अहम चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि गुरुजी ने बताए हुए रास्ते पर चलना, या मतलब जो कुछ भी गुरुजी बता रहे हैं उस पे हमें आंख मूंद कर विश्वास कर लेना है। कि जैसे कि उन्होंने बोला है कि ये अलंकार बस करते रहिए, तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि कितने दिन तक ये अलंकार करना है, यही बता रहे हैं, हफ्ता हो गया वही अलंकार चल रहा है, वही चीज़ें वो वापस दोहरा रहे हैं। तो ये ऐसी चीज़ें आपको नहीं सोचनी है। जो कुछ भी आपके गुरुजी ने आपको बताया है उसी राह पर आपको आनंद लेते हुए चलना है, और ना कि ऐसा शक नहीं रखना है मन में कि अरे यार गुरुजी ने बता दिया है लेकिन क्या होगा ये करने से। तो ऐसा नहीं है, जो कुछ भी आपके गुरुजी सोचते हैं तो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो कुछ भी आपके गुरुजी ने बताया है उस राह पर आपको आंख मूंद कर पहले तो चलना है और उन जो गुरुजी ने आपको बताई है उन चीज़ों को हासिल करना है। चौथी चीज़ है कि संगीत से जुड़े हुए लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जब भी जैसे कि 4-5 लोग अगर संगीत से जुड़े हुए एक साथ मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा वो संगीत के मामले में ही करेंगे, बाकी चर्चा तो वो करेंगे नहीं। जैसे कि
अगर कुछ पॉलिटिकल लोग अगर एक साथ मिलेंगे तो वो पॉलिटिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। अगर कुछ टीचर लोग स्कूल के टीचर लोग एक साथ मिलेंगे तो वो स्कूल के सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे ही संगीत के मामले में होता है। तो ज़्यादातर आपको संगीत से जुड़े हुए लोगों के साथ, मतलब वो कोई भी संगीत हो, अगर आप शास्त्रीय संगीत सीख रहे हैं तो भी आप बॉलीवुड के गाने गाने वाले या फिर गिटारिस्ट या फिर तबला वादक, हारमोनियम वादक, इन सभी लोगों के साथ समय बिताइए। तो इससे क्या होता है कि आपके गाने में, मतलब गाने की सोच में बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और आपकी गाने के प्रति अच्छी सोच हो जाती है। तो ये भी चीज़ आपको एक अच्छा कलाकार बनाने में काफ़ी मददगार साबित होती है। अगर आपने वो अभी एक मराठी में एक फिल्म आई थी पु ल देशपांडे करके, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो सभी लोग थे, जैसे कि वसंतराव जी देशपांडे, पु ल देशपांडे या फिर भीमसेन जी या फिर कुमार जी, ये काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे और ये ज़्यादा से ज़्यादा समय पूना में जब ये थे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा समय एक साथ बिताते थे। अभी देखिए ये जो जिनके मैंने नाम लिए, ये सब मतलब संगीत की इतनी बड़ी हस्तियां हैं। अगर वो एक साथ समय बिताते थे तो संगीत के मामले में ही वो चर्चा करते थे जब भी वो मिलते थे। तो ये भी चीज़ बहुत अहम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका समय संगीत से जुड़े हुए लोगों के साथ बिताइए। उसके बाद पांचवी चीज़ है, आपको लाइव महफिल, मतलब लाइव कॉन्सर्ट्स में जाना चाहिए और अच्छे अच्छे कलाकारों को आपको उनके सामने बैठकर सुनना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर आप वहाँ से आते हैं और ऐसा सोचते हैं कि हम भी एक दिन ऐसे ही स्टेज पर ऐसा गाएंगे। जैसे कि अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि सपने बड़े देखना चाहिए। जैसा कि अगर आप कोई कॉन्सर्ट में जा रहे हैं, कोई कॉन्सर्ट को सुन रहे हैं, तो एक मतलब वो जब वो गाना आप सुनते हैं तो आप भी इमेजिन करते हैं कि एक दिन मैं भी ऐसा गाऊंगा या फिर मैं भी एक दिन ऐसा गाऊंगी। तो ये भी बहुत अहम चीज़ है और वो जो बड़े कलाकार हैं उनसे आशीष लेना, उनसे आशीर्वाद लेना, ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको एक अच्छा कलाकार बनने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो छठी चीज़ है कि आपको बड़े कलाकारों के इंटरव्यू सुनने चाहिए। जैसे कि लता मंगेशकर जी हुई, आशा भोसले या फिर श्रेया घोषाल, सोनू निगम, बहुत सारे जैसे कि शास्त्रीय संगीत में वेंकटेश जी कुमार है, कौशिकी चक्रवर्ती है, बहुत सारे गुणी कलाकार हैं। तो उनके इंटरव्यू सुनने चाहिए कि उन्होंने कितने देर रियाज किया, उन्होंने किन किन कठिन परिस्थितियों का सामना करके वो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। अगर उनके इंटरव्यूज़ अगर हम सुनते हैं तो वहाँ से भी आपको बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगी। तो ये भी चीज़ें आपको करनी चाहिए। सातवीं चीज़ है संगीत के प्रति अपने विचार होना। मतलब अगर आपको मैंने अजय चक्रवर्ती जी का एक इंटरव्यू देखा था तो उन्होंने कहा था कि संगीत के प्रति खुद के विचार होने चाहिए। जैसे कि गुरुजी ने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन आपने उन चीज़ों को अपनी तरफ से भी उस पर विचार करना है। जैसे कि आपको गुरुजी ने कुछ राग वगैरह सिखाया है तो उस राग के प्रति खुद का विचार होना भी ज़रूरी है। और वो ये चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आप बहुत सारे गुणी कलाकारों को सुनेंगे। जैसे कि YouTube आज बहुत बड़ा माध्यम है। अगर कोई राग आप सीख रहे हैं तो वो राग आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, तो उसमें किन किन सुरों का प्रयोग किया है, क्या क्या गायकी का कैसा ढंग है उनका गाने का, वो सब चीज़ें जब आप मतलब उस पर विचार करेंगे तब जाके आपके गाने में भी बढ़ोतरी होगी। तो संगीत के प्रति अपना विचार होना ये भी एक बहुत ही अच्छा कलाकार बनने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी चीज़ है आठवां जो गुण है एक अच्छा कलाकार बनने के लिए, वो है खुद का गुरु बनना। मतलब क्या है कि गुरुजी ने अगर आपको कुछ चीज़ सिखाई है तो आप निर्भर पहले तो गुरुजी पर रहते हैं कि गुरुजी बताएंगे मैंने जो आज गाया है वो सही है या फिर गलत है। लेकिन सही गलत की पहचान जब आप खुद कर सकेंगे तब जाके आप एक अच्छे कलाकार बनेंगे। क्योंकि जब तक आप खुद के गुरु नहीं बनते, मतलब अगर आपने कोई चीज़ गाई है वो सही है या फिर गलत है, ये जब आपको खुद समझ में आएगा तो जाके आप
अपने गाने में सुधार ला सकते हैं, नहीं तो ये चीज़ें नहीं होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है कि खुद का गुरु बनना है। जैसे कि अगर आपको गुरुजी ने कुछ चीज़ें सिखाई है, जैसे कि राग मैंने आपको बताया, जैसे कि अजय चक्रवर्ती जी का इंटरव्यू था, तो उन्होंने ऐसा बैरागी भैरव का एक उदाहरण दिया था कि अगर गुरुजी ने मुझे ऐसी चीज़ बताई है तो मैं उसको इस ढंग से करूँगा, तो ये मेरी सोच है। जैसे कि अगर भूप का उदाहरण ले तो सा रे ग प द सा द प ग सा, अगर ये चीज़ें हमको गुरुजी ने सिखाई है, तो अगर हमें अगर इसमें अलंकार वगैरह करने हैं तो हम अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते हैं। ग रे ग प ध सा रे ग रे सा ध र प द ग प रे ग सा रे ग प रे ग रे ध र सा, ऐसी चीज़ें आप खुद भी सोच सकते हैं। इसलिए खुद का गुरु बनना ये भी एक बहुत ही अहम चीज़ है। 9वीं चीज़ है दूसरों की दी हुई सांगीतिक सलाह को सुनना। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप एक अच्छे गायक, मतलब अगर आप कोई गाना वगैरह किन लोगों के सामने गाते हैं तो आपको बहुत सारे कमेंट्स लोग देते हैं कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। ये जो सलाह है वो आपको सुननी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि मतलब श्रोता जो होता है वो भगवान होता है। जो कोई भी आपका गाना सुन रहा है वो भगवान होता है, और उन्हीं से जाके आपको मतलब गाने के मामले में जो कुछ भी आपको समझ आती है, वो जो टिप्स देंगे या फिर जो कुछ भी बताएंगे, वो सलाह आपको सुनने के बाद उस पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाके आपका गाने में सुधार आएगा। तो इसलिए दूसरों की दी हुई सलाह को सुनना ये भी एक अच्छा कलाकार होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीढ़ी है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। तो 10वीं चीज़, हमेशा विनयशील रहना। ये चीज़ बहुत ही कम दिखाई देती है। क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा बहुत गाना मुझे आ गया तो मैं क्या होता हूँ कि हवा में रहने लगता हूँ। तो ये जो चीज़ है वो गाने के लिए काफ़ी मतलब नुकसानदायक है। तो आपको हमेशा विनयशील रहना है। विनयशील मतलब जिसको हम कहते हैं कि डाउन टू अर्थ रहना, वैसे रहना है। और तभी जाके आप संगीत की पॉजिटिव वाइब्रेशंस दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये थी कुछ चीज़ें संगीत से जुड़े हुए कुछ सवाल और एक अच्छा कलाकार बनने के लिए कुछ टिप्स। तो आशा करता हूँ कि आज का ये जो एपिसोड है वो आपको अच्छा लगा होगा, और ये इन चीज़ों पे आप ज़रूर गौर करेंगे। तो अगले हफ्ते कुछ नए म्यूज़िकल पीस के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।